स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं सोनम गोयल आप सबके बीच में आ चुके हैं आज के क्लास में। तो दोस्तों आज के क्लास में हम करेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर आज जब चर्चा करेंगे तो चलना है क्लास की ओर, बढ़ते हैं आगे की ओर आज के सेशन को शुरू करते हुए। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमेशा की तरह आप जानते ही हैं, और अगर हमारे कुछ नए बच्चे हैं तो उनके लिए खास इंफॉर्मेशन कि राइस स्मार्ट एप्लीकेशन पर कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, जिस बैच को आप आज ही ज्वाइन कीजिए और देखिए कि बहुत सारी चीजें आपको इस बैच के द्वारा मिल रही हैं। और साथ के साथ यूज कीजिए मेरा कोड SG500 डिस्काउंट के लिए। आप इस कोड को यूज कीजिए और इसके साथ ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। और ऑफलाइन के लिए आ चुका है राइस स्मार्ट मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने। तो हम पूरी टीम राइस स्मार्ट सभी का अभिनंदन करेंगे, मिलिएगा हमारे साथ। तो ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन बैचेस जो 1 अगस्त से बहुत जल्द आ रहा है, तो समय कम है, आज ही ज्वाइन कीजिएगा। और फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की और क्वेश्चंस को देखते हुए। तो भाई क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं तो हम इन प्रश्नों को तेजी के साथ चर्चा करते हुए चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? भद्राचलम, चिदंबरम, माउंट आबू, श्रीकालहस्ती। और यहाँ पर हमारा उत्तर जो होता है वो क्या है? हमारा उत्तर है यहाँ पर माउंट आबू राजस्थान, जो कि हम देखते हैं कि जैन धर्म का प्रतीक है। बहुत ही अच्छा ये जो निर्मित है दिलवाड़ा मंदिर जो है बहुत ही सुंदर। एक कहते हैं ना जिसे हमारे धार्मिक स्थलों में कुछ स्थान होते हैं, इसी तरह से जैन धर्म एक धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित सीखने की विभिन्न शाखाओं में पारंगत था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। अगर अभी बात करें तो देखिए कई बार हम लोग ऐसे अन्य प्रश्नों के जरिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो इस पर अब एक अलग ही तरह का क्वेश्चन आ चुका है, जिस पर उत्तर है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। कहने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त प्यासू पागल बादशाह कहा जाता था, जिन्हें कहा जाता था एक वाइज फूल मैन। ठीक है, वाइज फूल मैन, पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था इन्हें। तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे इन्हें पागल तो कहते थे, लेकिन बहुत ही शिक्षित थे। कम अरसे के लिए समय नहीं, बहुत लंबे अरसे के लिए इन्होंने शासन किया था, जहां पर बहुत सारी शुरुआत भी की थी, बहुत सारे चेंजेस किए थे। जैसे कि अगर देखा जाए तो इनका एक बहुत बड़ा जो चीज देखने को मिलती है दरबार में कि इन्होंने ऊंचे पदों पर पहली बार, ये पहले ऐसे दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने ऊंचे पदों पर हिंदुओं को भी अवसर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बेरोजगारों की मदद के लिए रोजगार विनिमय की स्थापना की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और हमारा उत्तर है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे विभाग ऐसे स्थापित किए थे जिनकी शायद पहले सुल्तानों ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन इन्होंने तो बदलाव के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जैसे कि इन्होंने अगर एक तरफ दास विभाग की स्थापना सिर्फ अपनी इच्छानुसार की थी क्योंकि इन्हें शौक था, लेकिन इन्होंने कुछ सामाजिक कार्य भी किए थे। जैसे इन्होंने यहाँ पर रोजगार विभाग बनाया ताकि जो बेरोजगार है उनको कार्य मिल सके, जैसे कि आज भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं चैरिटी डिपार्टमेंट, या हम देखते हैं कि इन्होंने जो है मेडिकल के लिए, यानी हम देखते हैं चिकित्सा का भी इन्होंने स्थापना की थी। तो बहुत सारे एफर्ट्स किए थे फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में, जिसके कारण इनकी ये अच्छाई बहुत ही अच्छे से देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि अगर बात हम करते हैं कि जजिया, तो सर्वप्रथम भारत में जजिया लगाने वाले मोहम्मद बिन कासिम थे, पर मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, लेकिन आगे आने वाले जितने भी शासक हुए थे मुस्लिम शासक, उनमें से फिरोज शाह तुगलक पहले ऐसे थे जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। नेक्स्ट, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम पहली बार किसके सिक्कों पर अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह। और यहाँ पर उत्तर होता है हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के हमारे
जो है चलाए थे दिल्ली सुल्तान के नाते, ये कई बार प्रश्न आता है। जिनमें से 2 सिक्के इन्होंने चलाए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, कौन सा चलाया था? सिल्वर कॉइन था जिसे कहा जाता था टंका। ठीक है, और तांबे का जो होता था, जो हम कॉपर का देखते हैं, उसे कहा जाता था जीतल। ठीक है, 1 सेकेंड, दोनों ही भाषा में हो गया है, तो क्यों ना एक बार इसको ठीक से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जीतल। और इसीलिए ये पहले ऐसे सुल्तान हुए थे जिन्होंने जो है इस पर बगदाद के खलीफा का नाम दर्शाते हुए शासन को अपना, मतलब एक तरह से उनसे किस तरह से ये जुड़े हैं उसका प्रतीक था। ठीक है, इस बात का जो है प्रमाण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Which of the following pair is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ध्रुवदास भगत नामावली, नबदास भक्तमल, रसखान रसिक प्रिया या उस्मान चित्रावली। तो इनमें से हमारे पास एक ऑप्शन है रसखान रसिक प्रिया। दरअसल रसिक प्रिया ये फेमस रचना जो है वो इनकी नहीं थी, केशव दास की थी। इसीलिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये पेयर जो है वो इस प्रश्न के अनुसार ये गलत हो जाता है। इसीलिए आप इस प्रश्न को हिंदी में भी देख सकते हैं और इसे कर सकते हैं क्लिक। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित मेवाड़ का शासक था। अब कुछ स्टूडेंट्स को मेवाड़ का शासक नहीं के रूप में नहीं मालूम, लेकिन खानवा का युद्ध किसके साथ बाबर ने लड़ा था ये तो पता है। तो ऑप्शन बड़ी आराम से हम बता सकते हैं, आसानी से हम यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं, राणा प्रताप, मान सिंह, सवाई उदय सिंह या राणा सांगा। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा राणा सांगा। भूलना नहीं है कि महान राजपूत शासक थे, जहां पर अपनी कहते हैं ना कि हमारे भारत में राजपूतों की क्या थी, मतलब फितरत कि जब बात मूंछों पर आती थी तो निकलती थी तलवारें। तो जहां पर हम देखते कि राणा सांगा ने ही बाबर को कभी आमंत्रित किया था, आज वो खुद उसी के खिलाफ एक जंग के मैदान में खड़े थे। ठीक है, हाँ तो भैया अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो मैं तो इतना जरूर जानती हूं कि यहाँ पर जब बात आ रही है शाहरुख नाम की तो काफी स्टूडेंट्स ये बात तो नहीं जानते होंगे, इसलिए डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो डिफरेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे जानते रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये निग्लेक्ट तो करना ही नहीं है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये नए क्वेश्चंस का जो मोटिव है तो देखते रहना है। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ बेटा कि क्लास में आप पीछे जो क्लासेस हो चुकी हैं, जो अब आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हैं, तो उन क्लासेस को आप जाकर देखो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। और ये जो नए प्रकार का प्रश्न है जिसमें शाहरुख है, वो कौन थे? बाबर थे। दरअसल बाबर ने ऐसा किया था, उन्होंने शाहरुख नाम से जो थे ये सिक्के चलवाए थे जो चांदी के थे। नेक्स्ट, ठीक है, दीन इलाही को किस शासक ने बढ़ावा दिया था? अब दीन इलाही को बढ़ावा दिया है या फिर दीन इलाही की स्थापना की है, मानो तो ये प्रश्न एक जैसा सा कुछ दिखता है, लेकिन होता क्या है ना कि एग्जामिनर की आदत होती है क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के उस तरह से अलग तरीके से पूछने को। तो यहाँ पर है बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर? अकबर। जहां पर अकबर चाहते थे कि भाईचारा बनाए रखने के लिए, और इसमें सिंपल क्या करना होता था कि दीन इलाही की सदस्यता लेनी होती थी। कहते हैं कि इसमें जितने लोगों ने सदस्यता ली थी उनमें से सदस्यता लेने वाले एकमात्र हिंदू बीरबल थे, जिनका नाम था महेश दास, और अकबर इसीलिए उन पर बहुत विश्वास भी करते थे। और ये प्रश्न भी आता है, कौन से एकमात्र थे जिन्होंने दीन इलाही, कौन से एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही की सदस्यता ली थी? महेश दास। भूलना नहीं है। तो मुगल ग्रंथ मासिर आलमगीरी के रचयिता कौन है? अब बता दो कौन है रचयिता। नहीं मालूम ना, तो देखो एक नया प्रश्न और आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी अलग तरीके के हैं। साकी मुस्तैद खान, हातिम खां, काजिम शिराजी या खफी खां। उत्तर होता है साकी मुस्तैद खां। ये कोई और नहीं, दरअसल ये जो है आलमगीरी कौन थे, किसकी उपाधि थी आलमगीर, कौन से मुगल सम्राट को आलमगीर के और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो भूलना नहीं है औरंगजेब, जिन्हें आप मानते हो बड़ा ही खड़ूस और कट्टरवादी शासक, खट्टरवादी नहीं भाई, कट्टरवादी शासक। ठीक है, और बड़ा ही क्रूर शासक था, जहां पर हिंदू विरोधी था, इसीलिए उसने दोबारा जजिया कर लगाया था।
अब दिमाग में आएगा मैम दोबारा जजिया करके मतलब लगाना, मतलब क्या ये बंद हो चुका था? तो हाँ, जजिया कर समाप्त हो चुका था। समाप्त करने वाले कौन थे? मुगल सम्राट अकबर। अकबर ने जजिया पर, यानी जजिया पे अभी फिरोज शाह तुगलक से हमने देखा है क्वेश्चन की उसने जो है ब्राह्मणों से भी लिया था, अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे फिर से प्राप्त करना, फिर से इसको लोगों पर लगा दिया था और ये इस कर को प्राप्त किया करता था। ठीक है, तो फिलहाल ये आलमगीरी कौन है? ये औरंगजेब पर लिखी हुई रचना है जो साकी मुस्तैक खान द्वारा लिखी गई है। तो अब याद रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आते जा रहे हैं और जब एग्जाम में आएगा ना तब मैं पूछूंगी इसका उत्तर दिया नहीं दिया, फिर होगी पिटाई। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Arrange the chronological order of the following options and find out the correct answer with the help of the given quotes. अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। एक नया क्वेश्चन फिर से आपके सामने है और नया क्वेश्चन है तो फिर हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाती हैं पद्मिनी, ठीक है, जो कि हम देखते हैं रानी पद्मावती, उन्हीं को पद्मिनी कह रहे हैं, जिनपे मलिक मोहम्मद जैसी ने जो पद्मावत नामक रचना लिखी है, जिसमें बड़ी अच्छी मूवी भी बनी थी, अभी हमने देखा था। ठीक है, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया उस मूवी को, लेकिन बहुत अच्छे से उसमें रानी पद्मावती और जो इधर मतलब ये रानी पद्मावती कोई और नहीं है, हमारी कौन सी एक्ट्रेस है, इनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ ये पादुकोण, दीपिका पादुकोण। ठीक है, और इधर रणवीर सिंह बने थे, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, तो कोई और नहीं, वो दरअसल मूवी जो दर्शाई गई थी वही वाली रानी पद्मावती है। ठीक है, फिर दुर्गावती हैं, ये दुर्गावती जिन्होंने मुगलों का सामना किया था, संघर्ष करते हुए अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इन्होंने उनसे जो है मतलब युद्ध किया था। और उसके बाद आ जाती हैं ताराबाई। ताराबाई यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मराठे साम्राज्य से संबंधित थी, जहां पर हम देखते हैं कि इनके पति राजा राम के जाने के बाद अपने उत्तराधिकारी के लिए गद्दी पर रहती हैं, क्योंकि उस समय उनका उत्तराधिकारी छोटा था। ठीक है, और उसके बाद अहिल्याबाई जो जानी जाती हैं अपने बहुत हद तक कार्यों के लिए। ठीक है, तो क्रम जो है हमारा ये हो जाएगा, यानी सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर दुर्गावती जी हैं तो 2, फिर आ जाएगा कौन सा? ताराबाई आ जाएगा, देन 3 2 4 1, अब 3 2 4 1, यानी बी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। तो ये क्रोनोलॉजिकल ये क्रम आप लगा लीजिएगा। ठीक है, और इसे आप हिंदी में कर सकते हैं क्लिक। ओके गाइस, तो चलो अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? खालसा की स्थापना करने वाले गुरु थे। खालसा हम जानते हैं, खालसा पंथ में जो तब्दील ये जो होता है स्थापित किया जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध भी हुआ था और आज कहा भी जाता है वाहिगुरु दी खालसा वाहिगुरु दी फतेह। ठीक है, तो ये स्थापित करने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि क्या है ऑप्शंस? हर राय, ठीक है, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है अंतिम 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, जिन गुरु गोविंद सिंह जी ने दरअसल इस खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी ही वही थे जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी के पद पर जो आदि ग्रंथ था उनको स्थान दिया था, और तब से लेकर आज तक गुरु के स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब ही होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ही हैं जिन्हें पटना साहिब भी कहा जाता है। ठीक है, 10वें गुरु हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। तो यहाँ पर शिवाजी की जो है राजधानी थी रायगढ़, जहां पर रायगढ़ के किले से शिवाजी ने अपना जो है राज तिलक करवाते हुए छत्रपति की उपाधि ली थी, और तब से कहलाए थे छत्रपति शिवाजी। और इनके साम्राज्य को एक नाम से और जाना जाता था, हैंदव धर्मोद्धारक, यानी हैंदव धर्मोद्धारक मतलब हिंदू के संरक्षक के रूप में। इसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दरअसल ये तो हिंदू के संरक्षक थे, मुस्लिम के नहीं, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, कभी भी शिवाजी ने जब भी शासन किया था तो छत्रपति शिवाजी के लिए उनकी छत्र छाया में सभी धर्म के लोग थे, उन्होंने इक्वली सम्मान दिया। और कोई भी अगर जैसे मुहर्रम जैसा पर्व होता है या कुछ भी होता था, कभी भी छत्रपति शिवाजी ने कोई सी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई थी। तो बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं छत्रपति शिवाजी।
कम नहीं थे। बंबई पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। डच निवासी, फ्रांसीसी, डैनिश, पुर्तगाली। एक्चुअल में ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉम्बे है, जिस पर अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी भारत में रही थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में से ये जो बॉम्बे लिया था, इन्होंने किससे हासिल किया था? ये किसी और से नहीं दोस्तों, दरअसल दहेज में हासिल हुआ था पुर्तगालियों से। क्यों जानते हैं? ये कौन कहता है भारत में ही दहेज व्यवस्था है, और ये नालायक दहेज व्यवस्था को नहीं मानते थे, हर जगह होता था। फर्क इतना है कि इंडिया में लॉन्ग लास्टिंग चलता रहा, समय तक बना रहा, वहां पर एक समय के बाद ये चीजें समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो वहां तो अब पलड़ा ही उल्टा है, भारी है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन थी, अंग्रेज के राजकुमार थे चार्ल्स II। इन दोनों का जब विवाह होता है तो विवाह के पर्व पर जो भारत में देखो शादी हो रही है, वहां पर दहेज का गेम खेल रहे हैं भारत से। ठीक है, तो पुर्तगालियों के नियंत्रण में जो भारत का ये क्षेत्र था, वो क्षेत्र दरअसल अंग्रेजों को मिल गया, और तब अंग्रेजों ने इस पर कौन सा नगर बसा दिया? बॉम्बे, जो अंग्रेजों के लिए बड़ा ही फायदेमंद हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ से समुद्री रास्ता जुड़ा है, ताकि यहाँ से ये लोग क्या कर सकते थे? व्यापार कर सकते थे। तो काफी मुनाफा हुआ था, और आफ्टर इन ऑल यहाँ पर मैरिज अलायंस था एक तरह से। तो क्या है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? बता सकते हो? नहीं, क्योंकि एक नया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी मैंने जल्दी से नहीं कराया, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को ठान कर लेकर आई थी कि नहीं भाई, मैं अपने बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, तो इसीलिए तो बोलती हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे नए क्वेश्चन होते हैं, ना जाने कब कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। और वैसे भी तो हम जानते हैं कि गवर्नर जनरल वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिक। तो यहाँ पर उत्तर होता है वॉरेन हेस्टिंग। दरअसल वॉरेन हेस्टिंग के कारनामों की कुछ ज्यादा ही चर्चा थी, जिस पर कहा जाता है कि इसमें महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया था। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है आपको। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की प्रसिद्ध कृति शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति था? तो लो जी, शकुंतला भी आ गई है कालिदास जी की, और यहाँ पर अब नया क्वेश्चन पूछा गया कि उस पर अनुवाद किसने किया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, चार्ल्स विल्किंस एंड हेनरी कॉलब्रुक, देन जोहाना वोल्फगैंग वॉन गोएथे एंड सर विलियम जोन्स। तो याद कीजिए नाम, सर विलियम जोन्स, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बताया है कई प्रश्न के जरिए से, पिछली क्लासेस को जाकर देखो, पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक्चुअली स्थापना करने के उद्देश्य क्या था। वहां पर कुछ इसी तरह की चीजों का भारतीय इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक था, कि जहां जड़ें जमाने जा रहे हैं वहां पर भारत के इतिहास को जान तो लिया जाए। तो एक प्रकार से वो भी इनका इंटेंशन था। तो कौन थे? सर विलियम जोन्स। एक्चुअल में भारत के ग्रंथों पर, टेक्स्ट, लिटरेचर या फिर रिलीजियस टेक्स्ट की बात करते हैं तो इन्हीं संस्था में ज्यादातर कार्य किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है भारत में पहले 3 विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, हाई कोर्ट ज्यादा पूछते हैं। हाई कोर्ट जिसमें मैंने क्वेश्चन में बताया भी था अच्छे से 1861, वहीं बहुत पूछते हैं यूनिवर्सिटीज। अच्छा, ज्यादातर आप देख रहे हो ये तीनों को ही फोकस कर रहे हैं। कौन सा? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। क्यों? मैंने अभी बताया कि अंग्रेजों की ये तीनों क्या है? प्रेसिडेंसी। इसे रट लीजिए पहली बात। कई बार ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामिनर के दिमाग में अगर आ गया, पूछ लिया कि भाई बताओ कि इनमें से कौन सी अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी नहीं थी, तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के अलावा कोई और दे दिया तो फिर वो इनकी प्रेसिडेंसी नहीं होगी। तो ऐसे भी याद रखना पड़ जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1857, 1881, 1885, 1905। तो उत्तर होता है 1857, जहां पर हम देखते हैं एक्चुअल में दरअसल चार्ल्स वुड डिस्पैच जो हम देखते हैं ये उसका परिणाम था, जहां पर तीनों प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के प्रमुख दूत कौन थे? यानी रेनेसा। पुनर्जागरण, रेनेसा क्या होता है बेटा? एक्चुअल में हम देखें तो रेनेसा मतलब न्यू एरा, नया युग, जिसकी जो परिभाषा है वो यूरोप में एक नए युग के रूप में की गई है, इसे रेनेसा बोलते हैं। भारत में भी, भारतीय इतिहास में भी नया युग का आगमन हुआ था।
न्यू एरा आया था, यानी रेनेसा आया था। और रेनेसा की जन्मदाता भारत में जो माने जाते हैं वो कौन है? राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय जिन्होंने पहली बार लोगों को, भारतीय समाज के लोगों को जागरूक करते हुए कहा था कि भारत के लोगों को रैशनल होना बहुत आवश्यक है। बी रैशनल, बी साइंटिफिक, यानी कोई भी चीजें हैं तो उसके पीछे जब तक कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, तथ्यात्मक वो नहीं है, तब तक उस सिद्धांत को मत मानो। यानी मनगढ़ंत कहानियां, तो मनगढ़ंत कहानियां, मिथोलॉजी का इन्होंने क्या किया था? प्रहार करते हुए सिर्फ फैक्चुअल और रैशनल चीजों पर, सिद्धांत जिसके क्लियर थे, जिसके पीछे प्रूफ था, रीजन था, जिसके पीछे क्या थे? कारण थे, उन चीजों को मानना आवश्यक है। तो ये सोच भी ऐसी हो सकती है। ये सोच देने वाले ही कौन थे? राजा राममोहन रॉय थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। और सबसे बड़ा सहयोग क्या था? सती प्रथा का अंत करना, जो इतने समय से चला आ रहा था। कितनी कोशिश की थी कई सम्राटों ने इन्हें समाप्त करने की, पर राजा राममोहन रॉय वो थे जिनके सहयोग से ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य निदेशक कौन थे? आरजी भंडारकर, एमजी रानाडे, पंडित रमाबाई, गोपाल गणेश अग्रकर। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा उत्तर क्या है? एमजी रानाडे, क्योंकि इन दिनों कई सारे, अगर हम क्वेश्चन हिस्ट्री से देखते हैं तो इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें प्रार्थना समाज में मुख्य भूमिका हमें एमजी रानाडे की नजर आती है, जहां पर इन्होंने इस दौरान जो है, ये जो ड्यूरेशन जिसके दौरान ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं, एक्टिव रहे थे इस संस्था के थ्रू। तो कहा जाता है कि इन्होंने विडो रिमारेज एसोसिएशन भी स्थापित किया था, जहां पर ये बहुत हद तक जो विधवा स्त्री थी उनके पुनरुद्धार के लिए एफर्ट्स करते थे। तो बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया था, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और इन्हीं लोगों के कारण तो आज देखते हैं इतना सुंदर समाज हम लोगों को मिला हुआ है जीने के लिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। और उत्तर होता है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दरअसल यहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना दरअसल अच्छे कार्य, एग्जैक्टली देखा जाए तो वो इस समाज सुधार के कार्यों के लिए की थी। फिर वो चाहे अनटचेबिलिटी, छूत हो, ठीक है, छुआछूत हो, या फिर अगर हम बात करते हैं गरीबी के लिए, या हम बात करते हैं स्त्रियों के पुनरुद्धार, उनकी एजुकेशन के लिए, और बाकी सभी की एजुकेशन। एक्चुअली इनका एजेंडे में एजुकेशन भी था कि शिक्षित किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक हम खुद शिक्षित नहीं होंगे, हम खुद अपनी भारतीय धरोहर को नहीं समझेंगे, अंग्रेजों को हम क्यों मौका दें ये सब करने के लिए। और जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसको सफल बनाने के लिए डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी को भी त्याग दिया था, ठीक है। तो उन्होंने बड़े ही एफर्ट्स किए थे, जो कि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो हमें भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं एसोसिएशंस वाले, इसे कुछ क्वेश्चंस को हमें देखना होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर राधाकांत देव, या आनंद मोहन बोस। और जब यहाँ पर अध्यक्ष की बात आती है तो उत्तर है हमारा राधाकांत देव। दरअसल कहा जाता है दोस्तों 1851 में ये स्टैब्लिश्ड होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जहाँ पर एक मिश्रित एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? पहली महिला अध्यक्ष अब कांग्रेस सेशन की, तो फिर हम याद करते हैं कौन? एनी बेसेंट, क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट किस में चुनी गई थी? 1917 में, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन तो देखते हैं हम क्या है, सॉरी ये कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो 1917 में हमारे पास है कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन, और यही हमारा उत्तर होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि एनी बेसेंट तो जो है आयरलैंड की थी, आयरिश वुमेन थी, ये देश की, हमारे भारत की, तो भारत की मूल निवासी नहीं थी। इसे भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन होती है? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कब नियुक्त होती हैं? जब 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन होता है, ठीक है। तो कुछ अधिवेशन महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें हमें रखना होता है याद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अधिकांश उदारवादी नेता निम्नलिखित से थे। ग्रामीण इलाकों, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र, पंजाब। अब क्या आपने कभी इमेजिन किया होगा इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है? कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन देखो आ गया ना क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर उत्तर क्या है हमारा? अर्बन एरियाज। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जितने भी ज्यादातर जो लीडर्स रहते हैं, स्पेसिफिकली जो बात हो रही है यहाँ उदारवादी यानी मॉडरेट्स, तो वो ज्यादातर उस क्लास से थे जिसे हमारे भारतीय समाज में जाना गया था बुर्जुआजी क्लास। यानी 19वीं शताब्दी के मध्य तक देखे तो भारत में एक नई क्लास की क्या हो रहा था? जन्म हो रहा था। एक नया वर्ग का जन्म हो रहा था जिसे हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं, यानी मिडिल क्लास, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ठीक है, तो ये सब लोग जो हैं, इवन जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं यहाँ से तो लॉयर्स, ठीक है, तो इन सब का उदय तो हो रहा था। साथ के साथ अपनी लिखावटों से, अपनी चीज़ों से, किताबों से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बहुत हद तक इन लोगों ने क्या किया था? लोगों को अप्रिशिएट किया था और काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए थे उनको शिक्षित करने के लिए, और उनके अपनी लिखावट के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे कि एग्जैक्टली कि राष्ट्रवाद क्या है, क्या नहीं है, हम एक ही देश के निवासी हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो था किसका था? प्रिंट मीडिया। और प्रिंट मीडिया इन्हीं द्वारा लोगों द्वारा लाया गया था, जहाँ पे काफी हद तक ये भी एक मॉडर्न सोच के थे और लोगों को मॉडर्न सोच के लिए बनाने के लिए एफर्ट्स भी कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following threw a bomb in the Central Legislative Assembly on April 8, 1929 to make the deaf British government hear? अंग्रेजों की बहरी सरकार को सुनाने के लिए जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, कौन थे उनमें से? ये तो है इंग्लिश में, एक काम करते हैं इस बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो ऑप्शंस भी दिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड। तो इनमें से कौन से हमें सेलेक्ट करना होगा, उसके अनुसार हम उत्तर बता पाएंगे। तो ऑब्वियसली हम उनमें से, आप में से हमारे कुछ बच्चे तो जानते ही हैं कि भगत सिंह तो थे ही थे, तो 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, एक तो हमारा जो है होगा और साथ ही साथ यहाँ पर कौन है? सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। तो कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त पे हम वो लगा देते हैं। ऑप्शन देखते हैं 1 2 2 3 1 3 1 4, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह का भी ये प्रश्न पूछा जाता है कपल ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है बेटा, और मुझे उम्मीद हो गई है कि इसके बाद से आप लोगों को याद हो गया कि कौन थे इसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से जुड़ा नहीं था? अब तक तो पूछते थे कौन थे, लेकिन अब कौन नहीं था, नया क्वेश्चन है। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्ला, खुदीराम बोस। तो यहाँ पर उत्तर होता है बेटा हमारा खुदीराम बोस जी जो थे इससे संबंधित नहीं थे। ये वही गदर पार्टी 1913 में हम देखते हैं सोहन सिंह भकना जी द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। इसके जो लीडिंग रोल हमें नजर आते हैं लाला हरदयाल जी, जहाँ पर इनका मुख्यालय क्या था? सैन फ्रांसिस्को। एग्जैक्टली भारत में जो और भारत के बाहर जो देशों में हम देखते हैं कि लोगों के बीच में स्वराज का विचार जो बहुत तेजी से फैलाया जा रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा एफर्ट था किसका? अगर बात करते गदर पार्टी का। इस नाम से न्यूज़पेपर भी चलाया गया था, गदर न्यूज़पेपर। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो अब तक तो हम देखते थे कि बंगाल विभाजन पे अलग अलग प्रश्न तरह से पूछा गया, या स्वदेशी आंदोलन से अलग तरीके से पूछा गया। एग्जैक्टली बंगाल विभाजन पे अगर कोई आंदोलन था तो वो कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की बागडोर मुख्य रूप से कौन पकड़ते हुए, थामते हुए नजर आते हैं हमारे बीच में? लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और यही वो आंदोलन था जिसके दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी रचना अमार सोनार बांग्ला, हमारा सोना बंगाल। ठीक है, जो बाद में जाके बांग्लादेश का क्या होता है? नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रीय गान होता है। ठीक है, तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई या फिर चिंतामणि।
अब यह स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई अलग अलग जैसे मेन लीडिंग लीडर्स तो हमें नजर आ रहे हैं लाल बाल पाल, लेकिन जहां अपने राज्यों को ये प्रभावित कर रहे थे, हम भूल नहीं सकते हैं कि मद्रास में भी चिदम्बरम पिल्लई जी ने जो है इस आंदोलन को बहुत ही सहयोग दिया था, काफी हद तक प्रभावित किया था, जहां पे लॉर्ड कर्जन के ये जो घोषणा थी बंगाल के विभाजन को लेकर, इसका कड़ा प्रतिरोध किया गया था, जिनमें से इनकी भी भूमिका में बहुत अच्छे से नजर आती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, यानी स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, एक तरह से ये जो है प्रश्न कहना चाह रहे हैं। और ऑप्शंस है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक, सीआर दास, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। और सबसे पहले हमारे यहाँ जो देखने को मिलते हैं दादा भाई नौरोजी। वैसे अगर याद होना तो मैंने कई बार तुम लोगों से चर्चा में बताया है, बात करते हुए डिस्कस किया है कि भाई सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वराज को देने वाले कौन थे, दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी के बाद ये मोटिव हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। बीजी तिलक ने भी होम रूल लीग के माध्यम से जो है इसे अपना एक कहते हैं ना वेपन बनाया था, हथियार बनाया था, क्योंकि हम देखते हैं कि इन्होंने नारा भी दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। लेकिन अगर देखते हैं कि मेजर लेवल पर हमें हिंद स्वराज के माध्यम से और कौन नजर आते हैं, महात्मा गांधी जी। तो एग्जैक्टली सभी लोग यहाँ पे हैं, बट सबसे पहले पूछा है तो दादा भाई नौरोजी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र बनर्जी, सर सैयद अहमद खां। तो ऑब्वियसली आंख बंद करके हम लोग उत्तर लगा देंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनको उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे लियाकत अली, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑब्वियसली हम जब बात करते हैं तो उत्तर हमारा आता है नवाब सलीमुल्लाह, यानी नवाब सलीमुल्लाह जिन्होंने यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में, जहां पर हम बात करते हैं कि आगा खां और काफ़ी मुस्लिम लीडर्स जो थे इस चीज़ के लिए अनुमति लेने गए थे। कहाँ पर ये जाते हैं, शिमला। और इस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, जिनकी अनुमति के साथ ये जो है ढाका में आते हैं, मीटिंग करते हैं और स्थापित करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, स्पेशली पूछा जाता है इनका ईयर देखा जाए तो। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष में हुई थी। लो अभी हम बात ही कर रहे हैं कि क्वेश्चन भी है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत आता है। अभी आप जब भी एग्जाम्स देखने बैठोगे तो हिस्ट्री में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बैक टू बैक। इसे हमेशा ना कई बार क्वेश्चंस को कुछ को रिकॉल कर लेना चाहिए ताकि हमारे माइंड में रहे। और क्योंकि अब तो कई एग्जाम्स में भी हम देखते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हो चुका है भाई एग्जाम अटेम्प्ट करने का, तो वहां पर हम बहुत जल्दी उत्तर लगा सकते हैं। ऑप्शन है 1905, 1904, 1907, 1906। तो उत्तर हमारा क्या होगा, 1906। ठीक है, तो यहाँ पर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गर्म पंथियों और नरम पंथियों के बीच मेल मिलाप का मुख्य सूत्रधार था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। और उत्तर होता है एनी बेसेंट। दरअसल हम जानते हैं कि गर्मपंथी और नरमपंथी जिनमें एक तरह का भेद आ चुका था सूरत विभाजन के बाद, 1907 में जो सूरत विभाजन होता है इन दोनों के बीच में, तो वहां पर एक मेल मिलाप का फिर से हमें एक दिखता है सूत्रधार जहां पे नजर आता है, जिसका आधार बनती है कौन, एनी बेसेंट। तो उनके एफर्ट से ऐसा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार एम.के. गांधी ने भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। खैर इनमें से काफी स्टूडेंट जो इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि गांधी जी जब एक बार भारत में आए थे, मतलब गांधी जी का आगमन और गांधी युग भी जब हम बताते हैं तो कब माना जाता है, 1915 से। ठीक है, जब महात्मा गांधी जी भारत में आते हैं एग्जैक्टली, तो दिमाग में आता है कि 1901 नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी आए थे और उन्होंने इस अधिवेशन में जो है भाग लिया था 1901 में। ठीक है, तो भारत में ना रहते हुए भी, मतलब उस समय परमानेंट ना रहते हुए भी एक बार उसके लिए अधिवेशन में आकर भाग लेने के लिए कौन सा माना जाता है, कलकत्ता अधिवेशन 1901। तो ये याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी एक ही बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे,
तो वो किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ऑप्शन होता है हमारा बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द गढ़ा? तो बहुत अच्छा ये प्रश्न है। हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी। तो ऑब्वियसली हमारा बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करना, ट्रुथ फोर्स, सच्चाई को सामने वाले के सामने अपनी जिद के साथ रखना, लेकिन हिंसा से नहीं, अहिंसा के साथ, इसलिए चुपचाप बैठ के धरना देना और अपनी बात को सच्चाई के साथ रखना, ये था महान हथियार महात्मा गांधी जी का। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी कहते थे सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906। और यहाँ पे हमारा उत्तर होता है दक्षिण अफ्रीका 1903, जहां पर गांधी जी ने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे। हम जानते हैं दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी के लिए वो पहचान रही थी जहां पर पहली बार इन्होंने अपने जीवन का आंदोलन किया था। ठीक है, और इस आंदोलन के बाद वो मतलब इस पे सफलतापूर्वक इन्होंने प्राप्त करते हुए यहाँ पर इनका अंग्रेजों का विरोध किया था, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कितना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल ही रहा था, जिसके इनिशिएटिव के तहत महात्मा गांधी जी ने बहुत कुछ स्टैब्लिश किया था। फिर वो चाहे हम फिनिक्स आश्रम की बात कर रहे हो या गांधी जी ने न्यूज़पेपर चलाया था इंडियन ओपिनियन, जहाँ पे गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना की थी, जहाँ पर वहां के जो लोग थे, इंडियंस थे, उनके साथ सहयोग के साथ अपनी बातों को पॉलिटिकल रूप से रख सके थे। तो वहां पर काफी एफर्ट्स इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे। नेक्स्ट, गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? द सिक्योरिटी ऑफ द राइट्स ऑफ हरिजन्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मेंटेनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी या सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो वर्कर। तो एक काम करते हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चे करेंगे यहाँ पे क्लिक, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं। तो क्या है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदू समाज की एकता बनाए रखना या इंडिगो कर्मियों की समस्याओं का समाधान। तो यहाँ पर जो इंडिगो मतलब इंडिगो वर्कर्स कौन है? नील कृषक हैं। ठीक है, और ये नील कृषक कोई और नहीं बल्कि वो किसान थे जो इस समय बंगाल में स्थापित ये जो तीन कटिया व्यवस्था, तीन कटिया सिस्टम था, इससे परेशान थे। और ये नील जो इन दिनों जर्मन टेक्नोलॉजी के तहत बना हुआ आर्टिफिशियल नील मार्केट में आ चुका था, तो उससे यहाँ के जो नील कृषक है ना तो उन्हें मुनाफा हो रहा था, उनकी जमीन बंजर भी होती जा रही थी, और अब तो उनका जो बनाया हुआ नील था वो मार्केट में भी इतना ज्यादा डिमांड में नहीं था। ऐसे वो मुक्ति चाहते थे जहां पर अंग्रेज निरंतर उन पर दबाव बनाए हुए थे। तो ये था कारण चंपारण आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने 1917 में चलाया था और भारत में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो ये लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, और उत्तर होता है हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखो भाई, अगर देखा जाए तो ये चीज याद रखने वाली है कि बहुत इस तरह से प्रश्न आते हैं। जब तीसरा दिल्ली दरबार यानी 1911 में हुआ था, भारत का वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। या फिर जब भारत बंगाल का विभाजन हुआ तो भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। या फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान देखते हैं तो कौन थे? ठीक है, लॉर्ड ये जो है आपके इरविन थे। तो इस तरह से बड़े प्रश्न आते हैं कि ये जो घटना हो रही थी उस दौरान कंटेम्प्रेरी वायसरॉय कौन थे। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा याद रखना होता है, एग्जैक्टली कहें तो लास्ट टॉपिक के साथ। और इसी के साथ आज का ये सेशन रहा कंप्लीट। तो भाई कैसा रहा था ये सेशन? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी अगले सेशन में। बने रहिएगा मेरे साथ सोनम गोयल के साथ इसी राइस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, टाटा बाय।